स्वागत है सभी बच्चों का। और कमेंट के माध्यम से पता चला कि सेक्शन सी के लिए कमेंट थोड़ा ज़्यादा आए और लिटरेचर पार्ट के लिए आए लेकिन कम आए। लेकिन मैंने भी थोड़ा डिसाइड किया कि सेक्शन सी ही बना देता हूँ, जिससे कि बच्चों को वो कैप्स और जो सिंटैक्स वगैरह हैं उसमें थोड़ा अभ्यास हो जाए और थोड़ा उनको डेप्थ मिल जाए। हालांकि आज तो ये सेक्शन सी का ही मैं बना दे रहा हूँ। कल आपको पोएट्री, चूँकि मैं समझता हूँ कि पोएट्री भी काफ़ी टफ है, कि अगर कोई फ्रेज़ या फिर कोई पोएटिक डिवाइस पूछ रहा है तो काफ़ी टिपिकल वो भी हो जाता है। इसीलिए मैंने उसको बनाया था उसमें, और जिन बच्चों ने उसको पढ़ा है और समझा है तो शायद उसका मतलब समझ रहे होंगे और फील भी कर रहे होंगे वो काफ़ी कठिन है। लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ मैंने एक वीडियो में दिया था तो उनसे काफ़ी मतलब चूँकि पोएम ज़्यादा है नहीं, और जितनी भी पोएम्स हैं उनमें जो फ्रेजेज़ हैं और जो एक्सप्लेनेशन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं उनमें काफ़ी कुछ मैंने कर दिया है, तो शायद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो शेष बचे हुए हैं वो मैं कल की वीडियो में बना कर डाल दूंगा, तो पोएट्री वाली समस्या हल हो जाएगी। इसके बाद जो 1-2 दिन का बीच में टाइम है, चूँकि 30 मार्च को शायद पेपर है, तो अभी आज 25 है और 26, 27, 28, 29, अभी 4 दिन का टाइम है। तो आज मैं ये दिए दे रहा हूँ, कल आपको पोएट्री का मिल जाएगा। इसके बाद फिर मैं सेक्शन सी दे दूँगा, क्योंकि पोएट्री वाला जो जितना भी पैकेज है वो लगभग कल की वीडियो में कवर हो जाएगा। तो सेक्शन सी ही बचेगा, तो फिर बाद में मैं बाकी के पार्ट जो दूंगा वो सेक्शन सी से ही दे दूंगा, जिससे कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। फिलहाल तो सेक्शन सी आज के पार्ट में रहेगा। और जो आपने कमेंट किए इससे मुझको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, बढ़िया अच्छा हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि मुझको करना क्या चाहिए। फिलहाल तो देखते हैं आज के सेक्शन सी में पहला जो लिखा हुआ है, क्योंकि सेट 4 यहाँ पर दिया हुआ है और बैकवर्ड हम चल रहे हैं पीछे की तरफ, और जिन बच्चों के पास अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर होगा उससे वो मैच कर रहे होंगे। तो यहाँ लिखा है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता का निधन हो जाता, मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्फन लिखा है और पोस्थमस लिखा हुआ है और सॉलिटरी लिखा है और एलोन लिखा है। तो देखिए ऑर्फन माने अनाथ होता है, पोस्थमस का मतलब होता है द बेबी या चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, जो माता पिता के मरने के बाद जिस बच्चे का जन्म होता है, या पिता के मरने के बाद जिस बच्चे का जन्म होता है उसको पोस्थमस कहते हैं। और सॉलिटरी का मतलब अकेला होता है, एलोन का मतलब भी अकेला होता है। तो ये तो ऐसे ही है वर्ड जो कि सामान्य अर्थ में ले लिया गया है कि जिसके माता पिता का निधन हो गया वो अनाथ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अकेला हो जाता है। यहाँ पर अकेला नहीं कहेंगे, उसको ऑर्फन कहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। उसको कहते हैं हम ऑर्फन। ये आपका आंसर रहेगा और इसको आप मैच कर लीजिएगा। फिर लिखा है वन हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स, यानी वन हु ईट्स ओनली वेजिटेशन। वेजिटेशन माने वनस्पति होता है, माने वही शाक भाजी जो खाता है। हर्बीवोर लिखा है, ओमनी कार्निवोर लिखा है, ओमनीवोर लिखा है और ग्लूटन लिखा हुआ है। हालांकि ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कार्निवोर का मतलब होता है जो मांसाहारी होता है, वन हु ईट्स मीट्स। और जो ओमनीवर का मतलब होता है तो होता है वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, यानी साग भाजी भी खाता है, मांस भी खाता है, वो ओमनीवर होता है, यानी सर्वाहारी कहते हैं। और हर्बीवोर वो होता है जो वेजिटेशन खाता है, यानी वनस्पति खाता है, साग भाजी खाता है। ग्लूटन का मतलब उससे संबंधित कुछ नहीं है, वो उसका मतलब होता है खाऊ या पेटू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वन हु ईट्स ओनली वेजिटेशन, वन हु ईट्स ओनली वेजिटेशन, इसका मतलब होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर भी लिखा हो सकता है, हर्बीवोरस भी लिखा होता है, ओमनीवोरस भी लिखा होता है कहीं कहीं पे,
तो जो हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर ऐसे लिखा होता है वो OUS लगा कर भी लिखा होता है, हालांकि यहाँ पर हर्बीवोर होगा। अब लिखा हुआ टू ईट एन हम्बल पाई, यहाँ सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। तो यहाँ लिखा टू ईट एन हम्बल पाई। इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट। एक हिसाब से सरेंडर का सेंस होता है, क्योंकि ईट एंड हम्बल पाई का मतलब होता है विनम्र हो जाना। हम्बल पाई, पाई माने पैसा होता है, हम्बल माने विनम्र होता है, यानी विनम्रता का पैसा निकल लेना या खा लेने का मतलब होता है विनम्र हो जाना। तो चूंकि देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, एक दिया टू गेट विक्ट्री, मतलब विजय प्राप्त करना है। विनम्र हो जाने में विजय प्राप्त नहीं होती है। फिर लिखा टू बिकम फ्रस्ट्रेट, कुंठित हो जाना, अंदर से मन की भावनाएं प्रताड़ित हो जाना, इसका भी सेंस नहीं है। फिर टू बी हैप्पी, खुश हो जाना, ये भी नहीं है। तो टू एक्सेप्ट डिफीट में ये आता है कि एक हिसाब से सरेंडर का सेंस रहता है, झुक जाना मतलब। तो विनम्र हो जाना मतलब एक हिसाब से झुक जाना, झुक जाना का मतलब होता है हार को स्वीकार कर लेना। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा टू एक्सेप्ट डिफीट, चूँकि नियरेस्ट सेंस लिया जाता है और ऐसे ही आते हैं परीक्षाओं में, तो आपको सभी का सही सेंस लगा करके ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा फ्रेज है या मीनिंग है जो उसके नज़दीक तक का अर्थ देती है। तो टू एक्सेप्ट डिफीट यहाँ पर सही होगा। फिर लिखा है ऑफ एंड ऑन। वैसे ऑफ एंड ऑन माने होता है नाउ एंड देन, कभी कभी होता है, कभी कभी। तो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन दिया है रेगुलरली माने नियमित रूप से, कभी कभी का सेंस नहीं मिल रहा है। फिर लिखा हो दूसरा इरेगुलरली, अनियमित रूप से, तो ये भी गलत चीज़ है, यानी उसका कोई नियम ही नहीं है। फिर इसके बाद लिखा है कंटिन्यूसली, लगातार, जो कि रेगुलरली का ही सिनोनिम है। फिर लिखा है ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। इसमें आपका ग्रेजुअली नहीं होगा, ये तो एक ग्रेड बाय ग्रेड होता है, मतलब किसी न किसी क्रम से हो जाता है ग्रेजुअली का मतलब। ये इरेगुलरली होगा कभी कभी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, मैं ही कंफ्यूज हो गया था, इरेगुलरली। और इरेगुलरली का मतलब होता है कभी कभी, यानी अनियमित रूप से, मतलब हमेशा नहीं। ना ही ग्रेजुअली का मतलब एक ग्रेड बाय ग्रेड होता है, यानी ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे होता है, लेकिन ये होता है कि किसी न किसी क्रम से चल रहा है वो, ठीक। ये कभी कभार है, यानी कभी कभी है, तो जो कभी कभी चीज़ होगी वो इरेगुलरली होगी। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा, इरेगुलरली। ये समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक कन्फ्यूजिंग होते हैं, जहाँ पर एक मतलब टीचर भी उसको थोड़ा सा काफ़ी मतलब देर में क्लिक करता है आइडिया। कभी तो कन्फ्यूज़न टिक, जबकि मेरा जो इसमें टिक लगा है, जब मैंने देखा था तो मैंने ग्रेजुअली में लगा दिया था, लेकिन बताते समय ये आया कि नहीं ये तो गलत है। तो ऐसा करके होता है, सबसे होता है। और आप लोग तो स्टूडेंट हो, ये जल्दी होगा आपसे, इसलिए बहुत सतर्कता और सावधानी की ज़रूरत है। बहुत आराम से समझिएगा उसको, तभी आप कर पाओगे। फिलहाल द सिनोनिम, पेरिल लिखा हुआ है, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डेंजर, चूंकि पेरिल माने होता है खतरा। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ, पीस, जो कि पेरिल से मैच नहीं करता। हार्मनी, हार्मनी माने मधुरता या सौम्यता होती है, ये भी नहीं, ये पीस का सिनोनिम हो सकता है। और इनमिटी, इनमिटी का मतलब शत्रुता होती है। तो यहाँ पर आपका पेरिल से डेंजर से मतलब है, जो सिनोनिम है। फिर लिखा परपेचुअल, परपेचुअल का जो सिनोनिम होता है इटरनल होता है, लेकिन यहाँ इटरनल दिया है कि नहीं दिया, यहाँ पर दिया है परमानेंट, फिर दिया हुआ है टेम्प्ररी, फिर प्रोमिनेंट दिया हुआ है, फिर दिया है कॉन्टेम्प्ररी। तो जो परमानेंट है उसका मतलब होता है स्थायी, यानी परपेचुअल। जो कंटिन्यू रहता है, इटरनल, शाश्वत रहता है, सदैव के लिए रहता है, वो होता है परपेचुअल। तो यहाँ पर आपका परमानेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, परमानेंट।
जबकि टेम्पररी का मतलब अस्थायी होता है, ये उसका एंटोनिम है। प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होता है और कंटेम्पररी का मतलब समकालीन होता है। तो ये तीनों सही नहीं है। उसका परपेचुअल का या तो कंटिन्यूअस लिखा हो, कंटिन्यूअल लिखा हो, इटर्नल लिखा हो, एवरलास्टिंग लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो तो वो माना जाएगा, लेकिन नहीं लिखा है तो परमानेंट ही माना जाएगा। जो चीज़ स्थायी रूप से रह सके वो आपका परपेचुअल होता है। इसके बाद आपका अब आता है करेक्शन। एरर ढूंढने के लिए आया। सेंटेंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका डी है, लिखा है इफ इट विल रेन आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। गो टू ऑफिस टुमारो, ये सेंटेंस है। और इसमें आपको कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में एरर कौन सा है? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? इफ दिया हुआ है, विल रेन दिया हुआ है, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट दिया है टू, चौथा पार्ट दिया हुआ है आपका टुमारो। और आपको ये नहीं है कि बहुत जल्दबाजी करें, हर पार्ट पर आपको कंसीडर करना है, बहुत अच्छे से देखना है। वैसे तो इसमें बहुत ही एक कॉमन सेंटेंस है, इफ़ इट विल रेन, यदि बारिश होगी, आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर टू फ्यूचर नहीं होता है, प्रेजेंट टू फ्यूचर होता है, प्रेजेंट टू प्रेजेंट होता है, और इसके बाद आपका पास्ट टू पास्ट हो सकता है। फिर इसके बाद मतलब बी की फॉर्म इधर तो बी की फॉर्म इधर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर तो फ्यूचर टेंस इधर, ऐसा करके होता है। हालांकि कंडीशनल सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। अब ये एग्ज़ाम हो जाए, इसके बाद जैसे समय मिलता है तो एक कंडीशनल सेंटेंसेस का मुझे वीडियो डेवलप करना है, जिसमें हर तरह का सेंटेंस सिर्फ कंडीशनल ही लेना है। तो वो पूरा टोटल कंडीशनल सेंटेंसेस पर डिपेंड होगा, जिससे कि आपको या किसी बच्चे को भी कंडीशनल सेंटेंस के लिए भटकना न पड़े। एक ही वीडियो में आपको सारे कंडीशनल सेंटेंस मिल जाएंगे। लेकिन अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक अभी आपको जो पेपर है उससे रिलेटेड ही अभी आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो विल जो होता है ये हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होता है, तब ये फ्यूचर में होता है। और ये फ्यूचर तो पक्का रहेगा क्योंकि टुमारो भी लगा है और यहाँ पर बाद में फ्यूचर होता भी है इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये हटेगा। हालांकि विल रेन इस पार्ट में दिया है तो इसलिए आपको इसको सिलेक्ट करना है। और अगर हमको करेक्ट करना हो तो सेंटेंस बनेगा इफ इट और फिर हो जाएगा रेन्स और फिर कॉमा लगाकर ये लिख दिया गया यदि वर्षा होगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट गलत होता है, ये वाला पार्ट आपका गलत है। यही को सिलेक्ट करना है और सेंटेंस में एरर मिल जाएगी। फिर है, पूछ रहा है एंटोनिम। द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फर्टाइल। फर्टाइल माने उपजाऊ होता है, हाँ, जो प्रोडक्टिव हो, मतलब उत्पादन करने वाली जमीन जो होती है उसको फर्टाइल कहते हैं। तो कल्टीवेटेड ये भी उपजाऊ से ही संबंधित है, जिसको कल्टीवेट किया जाता है, जहाँ खेती होती हो। खेती कहाँ होती है? जहाँ कोई फसल उगती हो, जहाँ पर कोई लाभ होता हो। तो फर्टाइल का कल्टीवेटेड सिनोनिम माना जा सकता है। प्रोडक्टिव भी सिनोनिम ही है। और न्यूट्रिशस का मतलब पौष्टिक होता है, जो भोजन से संबंधित है, ना कि फसल से। तो आपका जो एंटोनिम रहेगा वो अनकल्टिवेटेड रहेगा, जहाँ पर कल्टीवेट नहीं किया जाता है, खेती होती ही नहीं है। तो फर्टाइल का जो एंटोनिम है वो अनकल्टिवेटेड होगा। अनकल्टिवेटेड यानी जो उसको कल्टीवेट माने खेत जोतना, जुताई करना, खेती करना, ये भी होता है। लेकिन जिस समय जहाँ कुछ उगता नहीं वहाँ खेती करने का क्या मतलब है? अर्थात अनकल्टिवेटेड होगा। इसके बाद आपका कंकॉर्ड लिखा है। कंकॉर्ड माने जानते हो क्या था? कंकॉर्ड माने होता है सहमति। सहमति होता है
या मेल होता है कंकॉर्ड, तो इसका एंटोनिम होता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति। तो यहाँ पर और क्या दिया है, एग्रीमेंट, जो कि कंकॉर्ड का सिनोनिम है। पैक्ट यानी समझौता, ये भी कहीं ना कहीं से एग्रीमेंट का सेंस रखता है। और ट्रीटी, ट्रीटी में भी एग्रीमेंट का सेंस है, क्योंकि ट्रीटी माने अनुबंध होता है। जब बहुत सारे देश मिल करके किसी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं उसको ट्रीटी कहते हैं। फिलहाल यहाँ डिस्कॉर्ड ही इसका एंटोनिम रहेगा। कंकॉर्ड माने मेल या सहमति, तो डिस्कॉर्ड माने असहमति। अब हम चलते हैं आपकी ग्रामर पोर्शन की तरफ। लिखा है मदर सेड, चूंकि ये लिख करके ही बताने में ज़्यादा सही रहते हैं तो सारे बच्चों को समझ में आ जाते हैं। किसी किसी के पास चूंकि अनसॉल्व नहीं भी होता है तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। मदर सेड टू अंजू, क्या, लेट अस गो टू मार्केट टू बाय समथिंग। लेट अस गो टू मार्केट टू बाय समथिंग। लिखा है माँ ने अंजू से कहा आओ कुछ खरीदने बाजार चले। खैर सेंस तो यही है। इसके बाद बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। जब भी सेंटेंस लेटर से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखिए, जब लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सबसे पहली बात आती है प्रपोजल की, और ये प्रपोजल ही होता है। सजेस्टेड भी लगा देते हैं, पर इसमें देखिए प्रपोजल और सजेस्टेड ये जो दोनों ऐसे हैं ना, तो क्या होता है इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है। लेट अस वेट हियर, आओ यहाँ रुक लेते हैं। लेट अस स्टे हियर, आओ यहाँ ठहर लेते हैं। लेट अस वेट फॉर द बस, आओ बस का इंतजार कर लेते हैं। कभी कभी आ जाता है कि लेट अस सेल द हाउस, आओ घर बेच देते हैं। ये सुझाव है, ये प्रस्ताव नहीं है, ये सुझाव है। तो जैसे किसी में, अब देखो इनमें बहुत डीप डिफरेंस होता है। कोई काम ऐसा जो इस तरह का कि लाई ऐसा कर लेते हैं, कुछ काम करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, कुछ बेचना हो, या मतलब किसी कुछ कहना हो, किसी के लिए कुछ देना हो, तो यहाँ पर लेटस। लेकिन ऐसा जहाँ पर ये लगे कि यहाँ हम दोनों का बराबर का मतलब मत होना चाहिए और बराबर का काम है। मान लीजिए एक का घर बेचने का इरादा है, दूसरे का नहीं है, तो ये यहाँ पर के एक जरूरी समझता है, एक उसमें कुछ नहीं समझता, तो उसने सुझाव दिया कि आइए ऐसा कर लेते हैं। सुझाव में एक हल्का सा सलाह का भी अर्थ होता है, जबकि प्रस्ताव में सलाह का एक भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन ये है कि दोनों एक साथ प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वो बन भी जाता है। लेकिन मोस्टली क्या है, प्रपोजल का ही यूज करना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा मदर प्रोपोज्ड। और एक बात मत भूलिए कि अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रोपोज्ड के साथ टू लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सिर्फ प्रपोज्ड आता है, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो प्रपोज टू आता है। तो यहाँ हो गया मदर प्रपोज टू अंजू, दोनों थर्ड पर्सन में है। जानते हैं दैट का प्रयोग होता है। लेटस की जगह क्या चलता है, लेटस की जगह वी शुड चलता है और दे शुड चलता है। इसमें सभी बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि वी शुड का हम प्रयोग तब करते हैं जब यस तो सब्जेक्ट में और यस फिर ऑब्जेक्ट में कोई इन दोनों में एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो। अगर यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हमें वी शुड देना है। और अगर दोनों में से किसी भी जगह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, अर्थात अगर कहने वाला फर्स्ट पर्सन हो या सुनने वाला फर्स्ट पर्सन हो और वो उस मैटर में इन्वॉल्व हो, तब तो वी शुड फर्स्ट पर्सन लाइए, अदरवाइज फर्स्ट पर्सन मत लाइए। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। इसलिए वैसे पुस्तकों में तो ये लिखा होता है लेट अस की जगह वी शुड या दे शुड। बताने वाले भी बता देते हैं कि
कि दे शुड का प्रयोग करे हो या वी शुड का प्रयोग करो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वी शुड का प्रयोग तब करना चाहिए जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी एक व्यक्ति फर्स्ट पर्सन का हो, आई हो या मी हो या वी हो या अस हो, ऐसा कुछ अगर है तो फिर वी का प्रयोग, अदरवाइज दे का प्रयोग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे शुड। अब आगे कुछ है नहीं, दे शुड के बाद गो, फिर टू, फिर मार्केट, और फिर टू, और फिर बाई, और फिर आ जाएगा समथिंग। बस इतना करना है। तो यहां पर प्रपोज टू, यहां पर दैट, और लेट अस को कन्वर्ट करके दे शुड, और ये पूरी तरह से नरेशन चेंज्ड हो। मतलब ये बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, हल्का सा अगर आपको नियम इसका पता है तो समझ जाइए कि इसमें नरेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला दिया हुआ, वन डे आकाश वेंट टू द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आकाश नहीं, वन डे से शुरू है। देखिए सेंटेंस को किस तरह से उसने ट्राई किया है, क्यों किया है, मैं अभी बता रहा हूं। वन डे आकाश वेंट टू द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन and said to the clerk, and said to the clerk, क्या, प्लीज टेल मी द नेक्स्ट ट्रेन टू अलीगढ़, प्लीज टेल मी द नेक्स्ट ट्रेन टू अलीगढ़। ये आपका सेंटेंस है। इतना बड़ा उसने इसलिए लिखा है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी जाकर इसमें गलती शायद कर दे, पर जो विद्यार्थी उसको जो जानता है वो गलती क्यों करेगा। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को खींच कर बढ़ा दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को खींच कर बढ़ा, कभी कभी थोड़ा बढ़ाता है। द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड, थोड़ा कम बढ़ाता है। ही सेड टू मी यस्टरडे, थोड़ा सा और कम कर देता है, लेकिन कम से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा और ज़्यादा। तो इसको तबीयत से बढ़ा दिया। एक मतलब बहुत बड़ी रिपोर्टिंग वर्ब दी थी। एक दिन आकाश, मतलब हिस्टोरिकल वे पे दे दिए, एक दिन आकाश नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर गया और क्लर्क से पूछा, कहा, प्लीज टेल मी द नेक्स्ट ट्रेन टू अलीगढ़, कृपया अलीगढ़ जाने वाली अगली गाड़ी मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये जितना जैसा है ये वैसा ही लिखा रहेगा, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। पूरा रिपोर्टिंग वर्ब में इस तरह से कुछ भी बदलना जरूरी नहीं होता, यानी बदला ही नहीं जाता, पूरा लेके चलेंगे। और जहां पर सेट टू है वहां पे कर देंगे रिक्वेस्टेड। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लीज दिया हुआ है। मतलब इस सेंटेंस में सुविधा बहुत है, प्लीज दिया है तो आपको बहुत ज्यादा इस पर टेंशन लेनी नहीं है। सेट टू को क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड। तो वन डे आकाश वेंट टू द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड आस्क्ड द क्लर्क है, तो एंड रिक्वेस्टेड द क्लर्क, और जहां से रिक्वेस्टेड द क्लर्क है तो रिक्वेस्टेड द क्लर्क टू, इसको खत्म कर देंगे, इसका सेंस इसमें आ गया, और टू टेल कर देंगे। अम्मी को क्या कर देंगे आकाश के आधार पर, हिम, फिर द नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट, और ट्रेन टू अलीगढ़। ये हो गया आपका सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट का फॉलोइंग भी हो जाता है, नेक्स्ट का फॉलोइंग भी हो जाता है अगर आप चाहें तो, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर नेक्स्ट का नेक्स्ट ही रखना है तो नेक्स्ट का नेक्स्ट ही रख दीजिए, और अगर नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर करना है तो नेक्स्ट का फॉलोइंग हो जाता है। मतलब
एंड टेल हिम द फॉलोइंग ट्रेन टू अलीगढ़। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर कभी कभी कहीं कहीं कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, नेक्स्ट का नेक्स्ट रखना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस वैसे देगी, सेंटेंस लंबा था लेकिन उसमें है कुछ नहीं है। आप देखते हैं आपका अगला क्या है। नरेशन कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। डू यू वांट टू सी द सिने स्टार्स ऑफ इंडिया। द सिने स्टार्स ऑफ इंडिया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला ये यू मस्ट गो टू मुंबई। यू मस्ट गो टू मुंबई, और बनाना इसका है कॉम्प्लेक्स। वो कह रहा है यदि आप भारत के सिने स्टार्स यानी सिनेमा के, ये जो सिने लिखा है ये सिनेमा का शॉर्ट फॉर्म है, यानी सिने स्टार्स को अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या आप मुंबई के, क्या आप भारत के सिने स्टार्स अर्थात फिल्मी सितारों को देखना चाहते हैं? क्या आप भारत के फिल्मी सितारों को देखना चाहते हैं? यू मस्ट गो टू मुंबई, आपको मुंबई जाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स में क्या है? क्या तुम देखना चाहते हो? क्या तुम देखना चाहते हो? भारत के फिल्मी सितारों को क्या आप देखना चाहते हैं? मुंबई जाना पड़ेगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो मुंबई जाना पड़ेगा। यदि आप भारत के फिल्मी सितारों को देखना चाहते हैं तो मुंबई जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए इफ यू वांट टू सी द सिने स्टार्स ऑफ इंडिया, और इस कॉमा यानी इस पंक्चुएशन को हटाकर यहाँ कॉमा लगा दीजिए, बस बन गया। इफ यू want to see the cine stars of India, you must go to Mumbai। अब देखिए यहां पर इस तरह का जो सेंटेंस है, यहां कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ आपको इसमें करना है। ये मस्ट आपका निश्चित तौर पर लगा रहेगा, इसको हटाना नहीं। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जैसे हम कह दें कि मैन मस्ट डाई, ये हो गया। दूसरा सेंटेंस है वाई देन ही सीक्स टू लिव। अब ये जैसे मस्ट आ रहा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर कंडीशनल क्लॉज में, जो कंडीशनल हमारी क्लॉज होती है, अगर उसमें मस्ट आ रहा है तो वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? मैन मस्ट डाई, आदमी को मरना होता है या आदमी को मरना है, आदमी का मरना जरूरी है, आदमी का मरना निश्चित है, क्योंकि मस्ट क्या बताता? अनिवार्यता बताता है। ये नहीं कि आदमी को मरना चाहिए, ये सेंस नहीं है, या आदमी को अवश्य मरना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चा क्या करता है, मस्ट का अर्थ चाहिए होता है और बेसिक अर्थ ही वो लेता है, लेकिन स्पेशल अर्थ भी होता है। जैसे यहाँ पर अर्थ है अवश्य जाना पड़ेगा, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। यहाँ पर यह अर्थ है आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए नहीं, मुझे जाना होगा, अर्थात मुझे जाना है, ये अर्थ होता है। यहाँ पर क्या है? मैन मस्ट डाई, तो आदमी को मरना चाहिए नहीं, आदमी को मरना है, यानी आदमी को निश्चित मरना है। वाई देन ही सीक्स टू लिव, तब वो जीने की इच्छा क्यों करता है? तो यहाँ पर बनता है कि इफ मैन डाइज, यदि आदमी मर जाता है, कॉमा लगाइए, वाई देन। अब देखिए वाई, हाँ यहां पर देखिए देन हट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो इस जगह देन का सेंस है, यदि आदमी मर जाता है तो, क्यों तो गलत, यानी यदि आदमी मर जाता है तो क्यों, यानी वाई। और फिर यहां पर आप सीधे लिख सकते हो वाई ही सीक्स, क्योंकि यहां पर वाई डज देन ऐसे करके है नहीं, और होगा तो आपको अफर्मेटिव बनाना है, वाई ही सीक्स टू लिव, क्योंकि ये थोड़ा स्मार्टली रहेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और अगर आपको ऐसा नहीं
या मान लो यहाँ डज भी होता तब भी आपको क्या करना होता, वाई डज ही सीक टू लिव, तब ये करना पड़ता है। अगर इसको उल्टा बनाओ तो कैसे करेंगे, वाई डज मैन सीक टू लिव, बीच में है कंजंक्शन इफ ही डाइज। मनुष्य जीने की इच्छा क्यों करता है, यदि वो मर जाता है। तो यदि वो मर जाता है कैसे पता चला, क्योंकि ये मस्ट लगा है, यानी आदमी को मरना है, निश्चित तौर पर मरना है। तो ये यदि वो मर जाता है, यदि आदमी, तो मस्ट कहां चला गया आपका, ये मस्ट। अगर आप ये कर दोगे कि इफ मैन मस्ट डाई, इफ मैन मस्ट डाई कर दोगे तो इफ भी कंडीशनल यानी कंपलसरी और मस्ट भी कंपलसरी, तो ये डबल सेंस में कंपल्सन नहीं आना चाहिए, पहले बात समझ लीजिए। तब जब जिस यहां पर हमने आपको देन हटाया, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए अब यहां देन की कोई जरूरत नहीं, चूंकि यहां पर आपका कंजंक्शन है और यहां पर चूंकि आपका कॉमा है, इसलिए। तो व्हाई डज मैन सीक टू लिव, आदमी जीने की इच्छा क्यों करता है, यदि उसे मर जाना है, ये यदि वो मर जाता है। आदमी जीने की इच्छा क्यों करता है, यदि वो मर जाता है। और यदि आदमी मर जाता है तो वह जीने की इच्छा क्यों करता है। कंडीशनल में एक जरा सा इफेक्ट होता है, सेंटेंस में एक जरा सा पॉइंट होता है, और उसको अगर आपने मैनेज कर लिया तो फिर समझ लीजिए वही जीनियस है। बाकी नंबर मिलना, नंबर कट जाना, सेंटेंस गलत हो जाना, ये एक अलग बात है, लेकिन सेंटेंस की गहराई पे जाना ये एक अलग बात है। लाखों लड़का सेंटेंस बनाता है, लेकिन तारीफ उसकी होती है जो उसको सिस्टमेटिकली मैनेज कर देता है। बात यह है, जब टीचर बताएगा तो वो पूरी तरह सही बताएगा, काम चलाओ नहीं बताएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हाँ मतलब मस्ट भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं। नहीं, क्यों लगा सकते हो, मस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ यहाँ देखिए मस्ट लगा है, तो मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि कंफ्यूज ना हो। अगर आपका जहाँ कंडीशन बन रहा है अगर मस्ट वहाँ है तो फिर वो इफ में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वहाँ पर मस्ट की जरूरत नहीं है। और मस्ट की जरूरत कहीं पड़ती हो तो बताइए, यदि वो मर जाता है, यदि वो मर जाता है, यदि वो मर जाता है, यदि आदमी मर जाता है तो जीने की इच्छा क्यों करता है। अब तुम्हें कैसे पता मर जाता है, ये हमारा सेंटेंस कह रहा है ना कि मैन मस्ट डाई, आदमी को मरना है। तो ये जो चीज हमारा जो बता रहा पूरी तरह से कि बिल्कुल ये निश्चित होता है कि आदमी मर ही जाता है। और मैन इज मोर्टल तो आप जानते हो, ये तो वो तो एक जो एक नेचुरल मतलब प्रोसेस है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है, वो तो सभी जानते हैं कि मरना होता है। सेंटेंस की बात हो रही है, तो जो सेंटेंस में है वो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो चाहे आप ये बनाइए चाहे ये बनाइए, फिलहाल सेंटेंस यहाँ पर ये था नहीं, लेकिन मैंने इसकी चर्चा इसीलिए की कि आप इस मस्ट को चेंज ना करें, ये रिमूव ना करें, क्योंकि कहीं कहीं पर होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशनल वाले में नहीं था, ये दूसरी क्लॉज में था। अगर कंडीशनल में होता तो यहाँ पर भी रिमूव करना पड़ता। फिलहाल सेंटेंस हो गया क्लियर, अब चलते हैं आगे की ओर। अगला है आपका द सनसेट द ट्रैवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी। द सनसेट द ट्रैवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी। ठीक है ना, यहां पर करना क्या है, यहां पर बनाना होगा सिंपल। जब सिंपल बनाया जाता है तो इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग और दूसरे का अलग होता है। जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग होते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हमारा एक सब्जेक्ट बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाता है, यानी फ्री हो जाता है, उसको हम पूर्ण मानकर अलग कर देते हैं, यही एब्सोल्यूट का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं तो उसके तरीके होते हैं। अगर वाज वर्ब करके आ रहा है तो बीइंग लगा देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होती है तो हैविंग लगा देते हैं, और वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव फॉर्म में होता है तो हैविंग बीन लगा देते हैं, हैविंग बीन। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो यहाँ पर बनाएंगे द सन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही वर्ब की सेकंड है और यही वर्ब की थर्ड है।
तो ये मानी जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये मानी जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये माना जाएगा। तो द सन हैविंग सेट, और फिर पूरा सेंटेंस उतार देना, इसका अर्थ हो जाएगा सूरज डूब गया, यात्रियों ने अपनी यात्रा रोक दी। तो सूरज अस्त हो जाने के बाद, हैविंग का सेंस होता है के बाद, सूरज अस्त हो जाने के बाद यात्रियों ने अपनी यात्रा रोक दी। ये पूरा यहीं पे आ जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, आपका सिंपल बन जाएगा। एक ही फाइनाइट वर्ब पर वहां पर काम करेंगे। इस हमने फाइनाइट वर्ब को आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब बना दी पूरी तरह से, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट पार्टिसिपल का पार्ट होती है। अब इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा हुआ है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसको बनाना है आपको पैसिव। जब इसमें पैसिव बनाया जाता है तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो उससे संबंधित जो भी प्रोनाउन आते हैं वो इंडेफिनिट ही होते हैं। बात समझ गए ना? मतलब ओकेजनली कोई इंडेफिनिट अलग हो वो एक अलग बात है, ठीक, लेकिन ज़्यादातर यही होता है, यही देखा जाता है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसका पॉजेसिव केस भी इंडेफिनिट है। अब आप जानते हो कि जब यहाँ पर को जानते हो क्या, हर किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। हर किसी का मतलब हर कोई को, अर्थात कोई भी हो, इसलिए यहाँ पर किसी हम पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर किसी की बात कर रहे हैं, कोई भी हो, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाई वन लगाकर वहां लिखते नहीं है, अर्थात इसको रिमूव कर देते हैं। ये जो है अनइम्पॉर्टेंट होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हम ये रिमूव करते हैं तो इससे रिलेटेड जो ये आपका पॉजिटिव केस है ये भी हट जाता है। तो जब हम इस तरफ से ऑब्जेक्ट उधर को लेकर जाते हैं तो ये नहीं होता है कि हम वंस प्रॉमिस करते हैं, हम सिर्फ प्रॉमिस लेकर जाते हैं। प्रॉमिस शुड जब आता है तो शुड के साथ बी का प्रयोग कर देते हैं पैसिव वॉइस में, इसके हम थर्ड फॉर्म कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। क्योंकि ये हमको उधर बाई वन ले नहीं जाना, जब इसको नहीं ले जाना था तो इसमें से सिर्फ प्रॉमिस लिया, ये इसको खत्म कर दिया। तो प्रॉमिस शुड बी और कीप केप्ट, इसका मतलब है हर किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए, मतलब वादा पूरा किया जाना चाहिए। वादा पूरा किया जाना चाहिए का मतलब जो भी अपना वादा करे वो पूरा करे। वादा कोई भी करे वो पूरा करे, मतलब वादा पूरा किया जाना चाहिए, ये सेंस है जो भी करे। इसलिए ये थोड़ा सा वाइड सेंस में व्यापक है सभी के लिए, इसलिए इसमें सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन था जो कि एक सब्जेक्ट था, तो उसका यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट बनती नहीं है। तो ये आपका था पैसिव फॉर्म। दूसरा आपका दिया हुआ है नो सूनर डिड आई रीच, डिड आई रीच, फिर लिखा हुआ कॉलेज, फिर लिखा है देन, और फिर लिखा है द रेन स्टार्टेड। इसमें कह रहा है कि आप अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए ये जो सेंटेंस आप नो सूनर का देख रहे हैं, ठीक है ना, इसका पूरा ऑपरेशन मैंने एक वीडियो में किया है। अगर इसको इंटरेस्टिंग तरीके से इसको जानना है, इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कम से कम 6-7 बातें मैंने बताई हैं। और विधिवत उस वो सेंटेंस आपका 40 से 45 मिनट केवल चल, सोचो जरा, एक सेंटेंस और वो भी 30-35 मिनट से ऊपर उसकी चर्चा हुई, तो उसमें इतना क्या है। जिसने नहीं देखा या जो इसके विषय में नहीं जानता तो उसको एक बार देख कर देखे, शायद उसको नया कुछ मिले, शायद इसके विषय में कोई और अद्भुत जानकारी मिले। खैर यहाँ पर तो मैं वो बताने वाला नहीं क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, तो मैंने इसलिए जानकारी दी कि अगर आप इसके विषय में नो सूनर वाले सेंटेंस के विषय में अगर आप विधिवत जानकारी चाहते हैं तो एक वीडियो पड़ा हुआ है और उस वीडियो के थंबनेल में लिखा भी है कि नो सूनर वाला वाक ऐसा क्या है इसमें जो इसमें इतना टाइम लगा।
तो आप उसको देखें, पहचाने और थोड़ी देर देखें, आनंद आ जाएगा आपको। फिलहाल सेंटेंस ये पूरा सही लिखा हुआ है, सिर्फ इसको क्या अफर्मेटिव बनाना है, चूंकि ये नो लगा है, नो सूनर लिखा हुआ है, तो ये निगेटिव है, ठीक है ना। और ये निगेटिव आपका एडवर्ब है ये, चूंकि यहाँ पर ये आपका कंजंक्शन है। ये सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं। तो जब हम इसको अफर्मेटिव बनाते हैं तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर लगाते हैं एज सून एज। एज सून एज जब लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा आई, ये रीच का हो जाएगा आपका रीच्ड, ठीक। फिर हो जाएगा आपका कॉलेज, ठीक। फिर ये कंजंक्शन हट जाएगा और फिर कॉमा लग जाएगा, फिर हो जाएगा द रेन स्टार्टेड। ये आपका बनेगा, अर्थात इसको निगेटिव बनाते समय जितनी चीज़ें हमने लगाई थी, एक ये लगाई थी, एक इसको ऐसा किया था, इसको फर्स्ट फॉर्म किया था और नो सूनर लगाया था, वो सब हटा देंगे। एज सून एज इसकी जगह पे आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके बदले इसको हम सेकंड फॉर्म कर देंगे, कॉलेज लिख देंगे, देन कंजंक्शन लगा था, कॉमा लगा देंगे, बाकी वही लिख देंगे। ये आपका हो गया अफर्मेटिव। तो इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा हो गया। अब हम देखते हैं यहां पर है सिंटैक्स। तो पहला सिंटैक्स है बीइंग बिटर कोल्ड। bitter cold comma children began to shiver with cold. Children began to shiver with cold. यहां पर लिखा है कि कड़ाके की ठंड होने पर बच्चे ठंड से कांपने लगे। सिंटैक्स करना, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। ये सेंटेंस जो होता है इस तरह का बीइंग वाला, और जब ये इस तरह का आता है तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बेस्ड होता है। और ऐसे में क्या होता है कि इसमें सबसे आगे लगाया जाता है इट। इस जगह पे आप लगा दोगे इट, इसको स्मॉल बना दोगे, आपका सही हो जाएगा इट बीइंग बिटर कोल्ड। ऐसा इसलिए किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि इट का कोई सेंस नहीं होता। इट नहीं भी होता है तो इसका अर्थ पूरा हो जाता है, लेकिन इट होना चाहिए, ये ग्रामर की रिक्वायरमेंट है, ये ग्रामर का नियम है। बिना इट का ये सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सेंटेंस में अपना अपना सब्जेक्ट होता है। तो इसमें तो आपका चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, पर इसका सब्जेक्ट मिसिंग होता है, जबकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सब्जेक्ट शो करना चाहिए, लेकिन इसको छिपा देते हैं और छिपाने पर भी अर्थ निकलता है, बस यही कंफ्यूजन होता है। तो अर्थ भले निकल रहा हो, लेकिन ग्रामर कहती है कि दोनों के सब्जेक्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में शो करना चाहिए। तो एक तो शो कर रहा होता है, दूसरा छिप जाता है, बस यही गलत हो जाता है। जब आप इट लगा देंगे तो ये एकदम सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। जब भी डायरेक्शन कोई होती, दिशा, या फिर कोई सेलेस्टियल बॉडीज, सूरज, चंद्रमा, तारे, अर्थ, ऐसे करके कोई प्लानेट, तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है। डायरेक्शन के आगे भी द लगता है। यहाँ पर आपको द लगाना है, यहाँ पर आपका द लगा हुआ है, ये आपका सन है जिसके आगे आपको द लगाना है। तो हो जाएगा आपका द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बहुत ज़्यादा कोई लफड़े वाला सेंटेंस नहीं था, इजी था, हर कोई आसानी से कर सकता है। इसके बाद है आपका आई प्रिवेंटेड हिम टू गो देयर। आई प्रिवेंटेड हिम टू गो देयर। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या गलत है, इसमें आपका यहां पर ये गलत है, ये क्योंकि जैसे मान लीजिए प्रिवेंट होता है, ठीक, रिफ्रेन होता है, प्रोहिबिट होता है, जहां पर कोई ऐसी चीज होती है जैसे सेपरेट होता है, ठीक, इन सभी के साथ आपका फ्रॉम आता है, क्योंकि इसमें किसी को किसी चीज से अलग होने के लिए कहा जाता है, या अलग होने की सिचुएशन होती है, या सिचुएशन हो जाती है, ठीक है ना। पेरेंट्स
सेपरेटेड मुकेश फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। पेरेंट्स ने, पिताजी ने मुकेश को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, तो सेपरेटेड हो गया, तो वहां पर सेपरेट फ्रॉम आ जाएगा। प्रोहिबिट माने निषिद्ध करना, रोक लगाना होता है, तो प्रोहिबिट फ्रॉम होता है। इसके बाद होता है रिफ्रेन। रिफ्रेन माने परहेज करना होता है, यानी किसी चीज से दूर रहना होता है, दूर होना होता है, तो रिफ्रेन फ्रॉम होता है। प्रिवेंट माने रोकना होता है, तो प्रिवेंट माने रोकना यानी किसी काम से रोकना, यानी उससे अलग रहना, ये सेंस होता है। तो इस सेंटेंस में क्या होता है, कहीं कहीं पर तो नाउन आता है, जैसे सेपरेट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी आ गया, लेकिन जब कभी वर्ब होती है, कोई एक्शन दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, तो जिस समय ये फ्रॉम लग जाएगा, चूंकि ये तो इन्फिनिटिव है, और जिस समय हमने लगाया फ्रॉम, तो फ्रॉम के साथ गो मैच नहीं करेगा, तो जिस समय फ्रॉम आता है तो फिर इन्फिनिटिव की जगह आपका जीरंड हो जाता है, यानी एक को करेक्ट करने की वजह से हमें दूसरा भी करेक्ट करना पड़ेगा। तो आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने इसको वहां जाने से रोका। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर जब प्रिवेंट होता है तो फ्रॉम आता है, क्योंकि अलग होने का सेंस होता है। जब फ्रॉम आएगा तो गो नहीं रहेगा, क्योंकि टू था तो गो लग रहा था कि सही है, लेकिन जब हमने फ्रॉम किया तो अब गो मैच नहीं करेगा, सेट नहीं होगा, इसलिए गोइंग करना पड़ेगा। तो फ्रॉम के साथ आपका फिर जीरंड आएगा, फिर इन्फिनिटिव नहीं आएगा। इसके बाद आपका है चौथा नंबर, लिखा हुआ मिस्टर मिसेज सुषमा वांटेड। सुषमा वांटेड टू मैरी हर बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही समझने लायक, लगता है कि बिल्कुल सही है। सुषमा अपनी बेटियों का विवाह करना चाहती थी। अर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ डिफेक्ट लग नहीं रहा, लेकिन ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो डिफेक्ट ही डिफेक्ट है। मतलब सुषमा अपनी बेटियों का विवाह करना चाहती थी। कभी ऐसा भी लगता है ना, इस सेंटेंस का ये भी ऐसा है, जैसे आई वांटेड टू मैरी हर, आई वांटेड टू मैरी हर, मैं उससे विवाह करना चाहता था। मुकेश वांट्स टू मैरी सुषमा, मुकेश सुषमा से विवाह करना चाहता है। जैसे आपने कभी सुना विल यू मैरी मी, तो विल फिर सब्जेक्ट यू, फिर इसके बाद मैरी, मैरी के बाद जो वो ऑब्जेक्ट आएगा जिससे वो विवाह करना है। तो मिसेस सुषमा को अपनी बेटियों से विवाह नहीं करना है, अर्थ के हिसाब से सही है, अपनी बेटियों की शादी करनी है, उनको विवाहित करना है। इसको सेट कैसे करेंगे, मिसेस सुषमा वांटेड हर डॉटर्स, टू मैरी नहीं होगा, क्योंकि एक्शन इनका है, इनका कुछ एक्शन नहीं है, तो ये पैसिव फॉर्म में जाएंगी, टू बी मैरिड। गौर से देख लीजिए, मिसेस सुषमा वांटेड हर डॉटर्स टू बी मैरिड, मिसेस सुषमा चाहती थी अपनी बेटियों को विवाहित होना अथवा विवाहित करना, तो मिसेस सुषमा अपनी बेटियों को विवाहित करना चाहती थी, अर्थात उनकी शादी करा देना चाहती थी। तो यहां पर देखिए इसका सेंस बिल्कुल अलग है, जो कि गलत है। जो हम अर्थ निकाल रहे हैं उसमें ऐसा लगता है यही सही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है। यहां पर वही चीज समझनी कि मिसेस सुषमा वांटेड, चाहती थी, वो विवाह करना नहीं चाहती थी, उनको विवाह नहीं करना था इनसे, उनको विवाहित करना था। तो टू बी मैरिड का मतलब विवाहित होना, और वांटेड माने चाहती थी अपनी बेटियों को, और मिसेस सुषमा, तो मिसेस सुषमा अपनी बेटियों को विवाहित होना चाहती थी कि विवाहित हो जाएं, अर्थात उनकी शादी हो जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी फुली कॉन्फिडेंट एंड फुली सेटिस्फाइड, सेंटेंस पूरा एक्यूरेट है। ये आपके रहे क्या, सिंटैक्स रहे। अब आते हैं होमोफोन्स की तरफ। होमोफोन्स में भी आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहां पर हो जाएगा, पहले तो यहां रिवेंज लिखा है और फिर एवेंज लिखा है। वैसे होमोफोन्स के हिसाब से तो आसान है,
कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी डीपली समझ लीजिए, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है ये, काफ़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और ये मतलब कहीं पढ़ भी लोगे तो जल्दी याद नहीं रहता, समझना जरा। रिवेंज ये एक नाउन है प्लस ये वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है बदला या बदला लेना। ये एवेंज आपकी वर्ब है, जो कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक, अब इसका अंतर क्या है? स्वयं के प्रति हुए अन्याय या अपराध का बदला लेना, मतलब मोस्टली इसी तरह से यूज किया जाता है। ठीक, और ये क्या है? किसी अन्य के प्रति, किसी अन्य के प्रति हुए अन्याय या अपराध का बदला लेना। मोस्टली, अधिकांशतया इस सेंस में इसका यूज होता है और इस सेंस में इसका यूज होता है। ये बात आपको समझना है हमेशा। ये जो एवेंज होता है, एवेंज ये ऑफिशियली या लीगली होता है, मतलब जो आदमी रिटेलिएट करता है हार्शली वो रिवेंज में करता है, लेकिन ये लीगली और ऑफिशियली होता है कोर्ट के माध्यम से। मान लीजिए कि किसी के पिताजी का किसी ने मर्डर कर दिया, तो उसने कोर्ट में रिपोर्ट की या थाने में, इसके बाद केस चला, इसके बाद उससे वो उसको सजा दिला करके बदला लिया। समझ जाना है इसको अच्छी तरह से, ये एवेंज होता है। और ये वैसे भी एवेंज है जैसे ये लीगल होता है, मतलब ये इस तरह का नहीं होता कि किसी ने हमारा अपमान किया हमने उसको उठा के पटक दिया, मतलब ये रिवेंज है, ये मानकर चलिए। और ये ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे हो गया मुकेश टुक रिवेंज फॉर हिज इंसल्ट, मतलब ये जो रिवेंज का होता है। और देखिए मीनिंग आप क्या है, मोस्टली इसका नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है ज्यादा, रिवेंज बहुत कम होता है। मुकेश टुक रिवेंज फॉर हिज इंसल्ट। अब देखिए क्या है, यहां पर मुकेश ने अपने अपमान का बदला लिया, यही आपको कर देना है अगर, तो पूरी तरह से आपका ये डिफरेंस हो गया। यानी नाउन और वर्ब दोनों की तरह होता है, लेकिन ये ज्यादातर नाउन के रूप में ही इसका प्रयोग होता है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, भीम वांटेड टू टेक रिवेंज। ठीक, अब वहां पर देखिए भीम जो बदला लेना चाहता था दुर्योधन से, वो अपने नहीं बल्कि द्रौपदी के अपमान का बदला लेना चाहता था। तो वहां पर होता है भीमा यानी भीम, फिर वहां पर वॉब्ड टू एवेंज दुर्योधना फॉर द इंसल्ट ऑफ द्रौपदी, ये आपका जाकर के बनेगा उसका एवेंज का। तो यहां पर हो जाएगा जैसे ये आपका यहां पर ये एवेंज है और ये रिवेंज है। ये देखिए वर्ब ही है जो इन्फिनिटिव में आई हुई है। ठीक, यहां से आप पूरी तरह से समझ जाइए कि इसमें क्या है। रिवेंज और रिवेंज को एक्सप्लेन करना मतलब इट इज ऑलवेज पर्सनल और इट इज ऑलवेज लीगल और ऑफिशियल। ये पर्सनल ही होता है, ये हमेशा पर्सनल ही होता है, और इट डज नॉट कंसर्न विद लीगल या एक लॉ एंड ऑर्डर और ऑफिशियल इश्यूज। ये किसी भी तरह से कार्यालय ये कानून से कोई संबंध इसका नहीं होता है। किसी ने थप्पड़ मारा और आपने उसको थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपको कुछ कहा और दूसरे दिन आप घात लगा रहे फिर उसको आपने मारा, ये आपका होता है रिवेंज।
और ये ज्यादातर रिवेंज, वैसे वर्ब भी है या नाउन भी है, लेकिन 99% इसको नाउन के आधार पर ही यूज किया जाता है। और एवेंज पूरी तरह से क्या है, ये एवेंज पूरी तरह से आपकी वर्ब है। और ये ऐसे भी होता है जैसे हम कहते हैं ही avenged himself for the murder of his father। मतलब इसने जो ये काम किया, ही avenged himself, तो यहां पर स्वतः ही उसने अपने पिताजी के मर्डर का बदला लिया। तो ये इस तरह से भी, ये देखिए आपकी जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें ऐसे करके भी आता है और इस तरह से, तो ये आपका इस तरह से। तो देखिए आपको एक ये यूज करना है और एक ये यूज करना है, और इस हिसाब से इसका आपका डिफरेंस हो जाएगा। मीनिंग लिखेंगे बदला या बदला लेना, और इसको लिख देंगे बदला लेना। इसको केवल कर देंगे बदला लेना, इसमें आप बदला नहीं लिखेंगे। तो ये आपका पूरी तरह से जो होता है ये हार्श रिटेलिएट होता है, एक किसी तरह का बड़ा तीखा और कठोर बदला होता है, जहां पर व्यक्ति अपने ही अपमान का बदला लेता है, अपने ही प्रति हुए अन्याय का बदला लेता है। ये ज्यादातर ये होता है, इसका सेंस कि किसी और के प्रति, अपने भाई बहन दोस्त या किसी की भी प्रति जो अन्याय हुआ उससे बदला लेता है। और ज्यादातर ये लीगल होता है, मतलब कोर्ट या अन्य मतलब पंचायत के माध्यम से सजा दिला करके या अदालत के माध्यम से सजा दिला करके इस तरह से मतलब यहाँ पर बदला होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ ही अवेंज्ड हिमसेल्फ फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर, इसका यही मतलब है कि उसने कानूनी तौर पर अपने पिताजी की हत्यारे से बदला ले लिया या पिताजी का हत्या का बदला ले लिया। तो ऐसे करके इसका काफी डीप है, आप इसको बार बार समझिएगा और बार बार इसका अर्थ देखिए और ध्यान भी रखिए, क्योंकि ये बहुत कम दिमाग में रहता है, इतना कंफ्यूजिंग और डीप सेंस में है दोनों से, तो इसलिए थोड़ा परेशानी सी रहती है। इसके बाद आपका अगला लिखा हुआ है रेन और रेन, REIGN और लिखा REIN, ये लिखा। एक और होता है RAIN, तो इसका मतलब होता है राज करना या फिर शासन करना। इसका मतलब होता है लगाम, लगाम का मतलब होता है कंट्रोलिंग डिवाइस, और यह इसका मतलब होता है बारिश होना। नियंत्रण करने का कोई साधन हो गया, युक्ति हो गई। रेन का मतलब राज्य करना होता है, जैसे होता है कि रेन का सेंस रूल से होता है, रूल माने भी शासन करना होता है। तो यहाँ पर ये शासन करना होगा, रेन माने शासन राज्य, इस तरह से हो जाता है राज्य करना शासन करना। ये रेन माने लगाम होता है और ये रेन माने वर्षा होना होता है। अब जैसे यहाँ पर कह देते हैं कि इन द रेन ऑफ, ये नाउन के रूप में भी आ जाता है, इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य, क्योंकि इसका यूज आप कर ही लेंगे, मतलब किसी भी तरह से कर लीजिए। ही होल्ड्स द रेन्स ऑफ ऑफिस, वो कार्यालय की लगाम संभालता है, लगाम पकड़ता है, मतलब कार्यभार का सेंस लगाम का होता है। रेन माने बारिश होना, इसका आप कर ही लेंगे। तो इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य फिर देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, या देयर वॉज another famous king, ठीक, नेम्ड, कुछ भी लिख दिया, किसी का भी नाम, हरिश्चंद्र। एक सेंटेंस बनाना है, या इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य देयर वॉज अ मैन, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ वुमेन, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक मतलब इस तरह से लिख दिया कि एक ये सेंस आ जाए कि विक्रमादित्य के राज्य में, विक्रमादित्य के शासन में, इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य देयर वॉज नो वन अनहैप्पी, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य ऑल वर हैप्पी, सभी खुश थे।
ऐसा करके सेंटेंस मतलब किसी तरह से बना दिया जाए अगर, तो फिर पूरा सही बन जाता है। इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य ऑल वर हैप्पी, सभी खुश थे। जिसका सेंस हमने दे दिया, बात खत्म हो गई। फिर जैसे रेन माने ये होता है ही होल्ड्स द रेन्स ऑफ ऑफिस, वो कार्यालय की लगाम पकड़ता है, मतलब वो कार्यालय का कार्यभार संभालता है। तो रेंस का मतलब होता है कंट्रोलिंग, अर्थात वो कार्यालय को कंट्रोल करता है यानी संचालित करता है। और इट इज रेनिंग हैविली, तेजी से बारिश हो रही है। तो इस तरह से ये जाकर के पूरा आपका ये कवर हो गया एक पोर्शन। इसको आप समझिए, कमेंट फिर करिए दोबारा। कमेंट आते हैं तो एक ये आइडिया लग जाता है कि आपको मटेरियल क्या चाहिए, जिस तरह की प्रॉब्लम है उस तरह की अपनी प्रॉब्लम बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब तुरंत कर लें, क्योंकि इसके बाद एग्जामिनेशन के बाद भी आपको मेरे इस चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इसके बाद आपको शुरू हो जाएगा कंपटीशन प्रिपरेशन, जिसके रिलेटेड मैं उनको भी वीडियो बना करके डालता हूँ और इसमें बहुत सारे पढ़े भी हुए हैं, तो वो किसी न किसी तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। फिलहाल कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।